तो जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। मतलब एक 80 साल से ज्यादा उम्र का इंसान। हाँ, जिसका घुटना शायद पूरी तरह टूट चुका है। बिल्कुल। और वो अपनी ही सेनापतियों से मिलने से पहले मतलब एक पर्दे के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी लंगड़ाहट छुपा रहा है क्योंकि उसे खौफ है, एक गहरा खौफ। हाँ, खौफ की अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी कोई कमजोरी जाहिर कर दी ना, तो उसके अपने ही बेटे उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद अपने पिता के साथ किया था। सही बात है। मतलब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर का सीन नहीं लगता, लेकिन ये असली औरंगजेब था। भारत का सबसे ताकतवर इंसान जो अपने आखिरी दिनों में पूरी तरह अकेला, डरा हुआ और क्या कहते हैं उसे, पैरानॉइड था। ये दृश्य ना बिल्कुल सटीक तरीके से ये समझाता है कि आज हम इस विस्तृत विश्लेषण में इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ कोई बोरिंग तारीखें या युद्ध के नाम रटने के लिए नहीं बैठे हैं। उबाऊ इतिहास तो बिल्कुल नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। मराठों और मुगलों के बीच का ये जो संघर्ष है, ये असल में लीडरशिप, मनोविज्ञान और सामरिक अस्तित्व की एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, एक कॉर्पोरेट केस स्टडी की तरह। सही कहा। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बिना संसाधनों वाले एक छोटे से स्टार्टअप ने एक विशाल साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। मैं सोच रहा था इस पे, दोस्त आपकी संगत बताते हैं लेकिन दुश्मन आपकी औकात बताते हैं। क्या बात है, बहुत गहरी लाइन है ये। है ना? मराठा साम्राज्य की शुरुआत एकदम शून्य से हुई थी, लेकिन उनकी रणनीतियों के उस जीने स्तर तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें उस कड़वे सच का सामना करना होगा कि आखिर भारत के इतने बड़े साम्राज्य ढहे कैसे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इन आक्रमणों के मैकेनिज्म को देखें तो बाहरी ताकतों की जीत का कारण हमेशा उनकी मिलिट्री ताकत नहीं थी। मतलब असली दुश्मन अंदर ही था। बिल्कुल। मिर्जा जयसिंह का मुगलों की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास भी तो यही कहानी दोहराता है। सही पकड़ा आपने। ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या असल में मुट्ठी भर थी। उन्होंने भारत पर कब्जा कैसे किया? भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल करके, स्थानीय व्यापारियों की फंडिंग से, और हमारी ही क्षेत्रीय राजनीतिक दरारों का फायदा उठाकर। एकदम सही। बाहरी ताकतों ने दरवाजा बाहर से नहीं तोड़ा, दरवाजा अंदर बैठे उन लोगों ने खोला जो अपने ही स्थानीय विरोधियों को खत्म करना चाहते थे। यार, ये सुनकर ना मुझे तुरंत वो क्रैब मेंटालिटी या केकड़े वाली मानसिकता याद आ गई। चलो इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ, बताइए। मतलब एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी उसे नीचे खींच लेते हैं। चाहे आज का आधुनिक कॉर्पोरेट जगत हो या 17वीं सदी का भारत, ऐसा लगता है कि बस हथियार बदल गए हैं, लेकिन ये मानवीय खामी जस की तस है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि औरंगजेब जैसा शासक, जिसके पास फायदा उठाने के लिए इतनी सारी आंतरिक दरारें मौजूद थीं, अंततः अपने ही साम्राज्य को दिवालिया कैसे कर बैठा? क्योंकि उसकी नीतियां बहुत चरमपंथी थीं। मतलब पहले मुझे लगता था कि वो बस एक क्रूर लेकिन प्रभावी शासक था, पर अगर हम आज के आधुनिक मैनेजमेंट के नज़रिए से देखें तो वो मुझे एक ऐसे टॉक्सिक सीईओ की तरह लगता है जिसे अपनी ही मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं थी। टॉक्सिक सीईओ कहना शायद उसके द्वारा किए गए नुकसान को बहुत कम आंकना होगा। एक बुरा सीईओ क्या करता है? कुछ तिमाहियों का नुकसान करता है। हाँ, रेवेन्यू गिरा देता है। पर औरंगजेब ने एक ऐसे समावेशी सिस्टम को ही तहस नहस कर दिया जिसने पीढ़ियों से मुगल साम्राज्य को जोड़े रखा था। अकबर ये समझ चुका था कि भारत जैसी विविधता वाले देश में शासन करने के लिए स्थानीय लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मतलब एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था। बिल्कुल। लेकिन औरंगजेब की सोच पूरी तरह से चरमपंथी थी। उसका मानना था कि बस खौफ ही सत्ता बनाए रखने का इकलौता तरीका है। इसीलिए उसने जजिया कर वापस लगाया, कला और संगीत पर पाबंदी लगा दी और अपने ही बेहतरीन कर्मचारियों को निकाल दिया। मतलब उन राजपूतों को दूर कर दिया जो मुगलों के सबसे बेहतरीन सेनापति हुआ करते थे। हाँ, उसने अपने ही साम्राज्य को चलाने वाले लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। और ये अविश्वास सिर्फ काम तक तो सीमित नहीं था ना। हाँ। ये उसकी निजी जिंदगी में भी बहुत गहराई तक था। उसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों का कत्ल किया। इसीलिए वो अंत में इतना डरा हुआ था। हाँ, कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अपने बेटों को भी खुद से दूर रखता था। जब सिस्टम में इतना ज्यादा खौफ हो तो वो अंदर से खोखला हो ही जाता है। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद स्रोत में उस एक प्रसिद्ध मोनोलॉग का जिक्र है ना। हाँ, जहाँ वो अपनी हार एक तरह से स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल।
वो अपने एक बहुत छोटे प्रतिद्वंदी के सामने हार मानता है। शिवाजी महाराज को लेकर औरंगजेब का वो निष्कर्ष सच में बहुत मायने रखता है। देखिए, औरंगजेब के पास खजाना था, तोपखाने थे, सेना थी, लेकिन उसने खुद ये महसूस किया कि शिवाजी ने कुछ ऐसा बनाया था जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। मजबूत जमीर के लोग, है ना? बिल्कुल। शिवाजी महाराज ने एक ऐसा कल्चर खड़ा कर दिया था जहां वफादारी बिकाऊ नहीं थी। जब औरंगजेब ने भारी रिश्वत और जागीरें देने की पेशकश की, तब भी वो लोग नहीं टूटे। मराठा लीडरशिप का मुख्य कोर वैसा का वैसा रहा। अपनी सारी हताशा में औरंगजेब ने ये माना कि अगर किसी को दुश्मन मिले तो वो शिवा जैसा होना चाहिए। अरे वाह, ये विरोधाभास कितना अद्भुत है। एक तरफ असीम दौलत और दूसरी तरफ मजबूत जमीर। लेकिन सिर्फ जमीर के बल पर तोपों का सामना तो नहीं किया जा सकता ना। जाहिर है, सिर्फ जमीर काफी नहीं होता। जिंदा रहने के लिए मराठों को इस विशालकाय दुश्मन से ज्यादा तेज सोचना था। मतलब मैं ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि एक औसत 5 फुट 5 इंच का मराठा सैनिक 6 फुट से ऊंचे मुगल या पठान सैनिक से आमने सामने कैसे लड़ता होगा। ये शारीरिक रूप से असंभव लगता है। हाँ, शारीरिक रूप से ये तब तक असंभव है जब तक कि आप खेल के नियम ही ना बदल दें। और मराठों ने ठीक यही किया। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने हथियारों के एर्गोनॉमिक्स को बदल कर की। एर्गोनॉमिक्स मतलब कैसे? उस समय यूरोप से जो बेहतरीन तलवारें आती थीं, वे मुड़ी हुई होती थीं, स्लांटेड। अब सोचिए, अगर कम ऊंचाई वाला कोई सैनिक एक मुड़ी हुई तलवार को अपने से बहुत लंबे दुश्मन पर नीचे से ऊपर की ओर चलाता है, तो उसका एंगल सही नहीं बैठेगा। बिल्कुल, वार का प्रभाव कम हो जाता है। तो मराठों ने इनोवेट करते हुए उन तलवारों को सीधा कर दिया। वेट, क्या उन्होंने तलवारें सीधी कर दी? हाँ, एक सीधी तलवार से कम ऊंचाई वाला सैनिक सीधे ऊपर की तरफ जोर से वार करके लंबे दुश्मन की गर्दन तक आसानी से पहुंच सकता था। इस एक सीधे मैकेनिकल बदलाव ने शारीरिक ऊंचाई के अंतर को पूरी तरह बेअसर कर दिया। ओ भाई, ये तो प्योर डिजाइन थिंकिंग है। अपनी ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपने टूल को ही रीडिजाइन कर दो। है ना कमाल की बात? बहुत कमाल है। और उन्होंने यही आउट ऑफ द बॉक्स सोच मनोविज्ञान और अंधविश्वास पर भी लागू की। मुझे वो अमावस्या वाली रणनीति पढ़कर बहुत अचरज हुआ। हाँ, उस दौर में लोग चांद न होने पर युद्ध टाल देते थे। अपशगुन मानते थे उसे, लेकिन शिवाजी महाराज ने इस डर को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने एक सांस्कृतिक अंधविश्वास को अपने लिए एक बहुत बड़े सामरिक एडवांटेज में बदल लिया। अगर दुश्मन अंधेरे से डरा हुआ है और उसकी चौकसी कम है, तो चुपके से हमला करने का ये सबसे सही समय है। बिल्कुल, स्टेल्थ अटैक। अमावस्या की रात अपनी सेना को आगे बढ़ाकर उन्होंने न सिर्फ अपने मूवमेंट को छुपाया, बल्कि दुश्मन पर उस वक्त वार किया जब वो सबसे कम तैयार था। और फिर कहते हैं, इसका चरम अफजल खान के वध में देखने को मिलता है। वो तो एक मास्टर क्लास है। सच में, बचपन से मैंने यही सुना था कि ये बस एक दिन की आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन असल में ये तो 6 महीने तक चला एक पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, एक सायाप। बिल्कुल, अफजल खान का नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। ऐसे में खुले मैदान में उससे टकराना मराठों के लिए सुसाइड होता। तो मराठों ने अफवाहें फैलाई, लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वो था जो उन्होंने खान के हाथी के साथ किया। हाँ, हाथी का मारा जाना कोई संयोग नहीं था। अच्छा, वो प्लानिंग थी पूरी तरह से। उस समय की सैन्य संस्कृति में किसी भी बड़े अभियान से ठीक पहले मुख्य हाथी का मरना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता था। अरे बाप रे! मराठों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि खान के खेमे में खौफ और निराशा का वायरस फैल जाए। जब तक अफजल खान प्रतापगढ़ पहुंचा, तब तक उसकी सेना मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुकी थी। बिल्कुल डरी हुई थी और उनमें एक बेचैनी थी। वो जो शारीरिक टकराव था, वो तो शतरंज के उस लंबे खेल की बस आखिरी चाल थी। इस सब से ना मुझे भवानी तलवार की कहानी को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर होना पड़ा। आप किस नजरिए से सोच रहे हैं? मतलब आम मान्यता ये है कि साक्षात देवी ने प्रकट होकर शिवाजी महाराज को वो तलवार दी थी, लेकिन जब हमने यूरोपियन तलवारों के आयात की बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि भवानी तलवार असल में इटली की बनी कोई बेहद शानदार तलवार हो और उसे देवी आशीर्वाद बताना मास कम्युनिकेशन की एक बहुत ही एडवांस्ड रणनीति हो? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और तार्किक सोच है ना? अगर कोई समाज डरा हुआ और निराश है तो ये विश्वास दिलाना कि भगवान हमारे साथ लड़ रहे हैं, उनमें असीमित साहस भर देने का सबसे अचूक तरीका है। और संकट के समय लीडरशिप को इसी व्यवहारिक नजरिए से देखना चाहिए। एक लीडर का काम सिर्फ हथियार देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना है जो लोगों को एकजुट कर सके। हाँ, एक कहानी जिस पर सब विश्वास करे। हाँ,
वो तलवार चाहे इटली की रही हो या स्थानीय, उसे दैवीय वरदान का रूप देकर एक राजनीतिक विद्रोह को स्वराज्य के एक पवित्र धर्मयुद्ध में बदल दिया गया। और इस एक नैरेटिव ने समाज को ऐसे जोड़ दिया जो शायद कोई सैलरी या जागीर कभी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, एक विजनरी लीडर ने सिस्टम तो बना दिया, मजबूत जमीर वाले लोग भी तैयार कर दिए, पर किसी भी सिस्टम का असली टेस्ट तो उसके फाउंडर के जाने के बाद ही होता है ना। हाँ, लीडरशिप का असली टेस्ट वही है। मुझे लगता था कि शिवाजी महाराज के बाद मुगलों का रास्ता साफ हो गया होगा, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज ने उस मनोवैज्ञानिक दबदबे को और भी ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया। संभाजी महाराज का खौफ तो अलग ही स्तर का था। वो फोंडा किले के पास पुर्तगालियों के साथ उनका जो किस्सा है, वो तो यार किसी गैंगस्टर वाली फिल्मी एंट्री से कम नहीं लगता। हाँ, पुर्तगाली भारी हथियारों से लैस थे और किले से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। उनका पलड़ा भारी था। तभी संभाजी महाराज अपने सिर्फ 600 सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। सिर्फ 600? सिर्फ 600। हाँ। और वे कोई घेराबंदी नहीं करते। वे अपने सैनिकों के साथ दोनों हाथों में नंगी तलवारें लिए सीधे पुर्तगाली तोपों के सामने से पैदल ही गुजर जाते हैं। ओहो, क्या हिम्मत है। उनका वह खौफ और दुस्साहस देखकर पुर्तगाली इतने सुन पड़ गए कि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। एक भी गोली नहीं? नहीं। वे जानते थे कि अगर मराठा राजा को एक खरोच भी आई ना, तो मराठे उसी दिन उन्हें भारत से मिटा देंगे। ऐसा खौफ रातों रात नहीं बनता। लेकिन फिर जब संभाजी महाराज को मुगलों ने इतनी क्रूरता से मार डाला, तो औरंगजेब को लगा होगा कि उसने सिर काट दिया, अभी ये शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। यही तो औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। यहीं से मराठों ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। हाँ, उन्होंने एक ऐसा विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड और फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर लिया जिसने मुगलों को पागल कर दिया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फ्रेंचाइजी मॉडल। राजा राम महाराज, रामचंद्र पंत अमात्य, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधा, इन नेताओं ने समझ लिया था कि एक सेंट्रल कमांड हमेशा खतरे में रहेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने युद्ध का ही लोकतंत्रीकरण कर दिया। ये नियम बना दिया कि जो भी सरदार मुगल क्षेत्र को जीतेगा, वो उसकी अपनी जागीर होगी। अरे वाह, जो जीतेगा उसका इलाका। हाँ, अचानक मुगलों के सामने कोई एक सेना नहीं थी। वे सैकड़ों छोटे, स्वतंत्र और अत्यधिक प्रेरित स्टार्टअप आर्मी से लड़ रहे थे। ये बहुत ही शानदार है। औरंगजेब के पास निशाना लगाने के लिए कोई एक केंद्र ही नहीं बचा था। बिल्कुल, हर तरफ से हमले हो रहे थे। और मुगलों का मनोबल तोड़ने के लिए तो मराठों ने हद ही पार कर दी। मैंने पढ़ा कि उन्होंने औरंगजेब के खुद के तंबू का, सोने का गुंबद, वो कलश तक चुरा गया था। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सीधे सीधे ये संदेश देना था कि तुम अपने बेडरूम में भी सुरक्षित नहीं हो। खौफ का एकदम अलग लेवल। लेकिन इन सभी गुरिल्ला रणनीतियों के बीच मुझे सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग उनका इकोनॉमिक वॉरफेयर लगा, आर्थिक युद्ध। आप उस किले वाली रणनीति की बात कर रहे हैं? हाँ, किले और बारिश वाली रणनीति, वो क्या गजब का लॉजिक था। वो रणनीति इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी का इस्तेमाल दुश्मन के संसाधनों को सोखने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, मुगल किसी मराठा किले पर घेरा डालते तो मराठे 6 महीने तक डटकर उसका बचाव करते। मुगलों का भारी भरकम खजाना, बारूद और सैनिकों की ऊर्जा उस एक किले में खप जाती। ठीक है। और फिर जैसे ही जुलाई में सह्याद्री के पहाड़ों पर बारिश शुरू होने वाली होती, मराठे खुद ही वो किला मुगलों को सौंप देते। जो कि पहली बार सुनने में एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक लगती है। मतलब अगर आखिर में चाबियां सौंपनी ही थी तो 6 महीने लड़ाई क्यों की? क्योंकि मराठे जानते थे कि मानसून सह्याद्री के पहाड़ों के साथ क्या करता है। उत्तर के मैदानी इलाकों की आदि मुगल सेना वहां की भयानक बारिश, कीचड़ और बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनकी सप्लाई लाइन कट जाती होगी। पूरी तरह कट जाती। मराठे आराम से सुरक्षित जगहों पर चले जाते और मौसम को अपना काम करने देते। मुगलों के सैनिक उस मौसम में घुट-घुट कर मरते। ओहो। और जैसे ही बारिश खत्म होती, मराठे तेजी से हमला करके कुछ ही हफ्तों में अपना किला वापस छीन लेते। क्या बात है। मुगलों का करोड़ों का खजाना बर्बाद हो गया और किला फिर से मराठों के पास आ गया। उन्होंने मौसम को ही एक हथियार बनाकर मुगल खजाने को खाली कर दिया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जानबूझकर किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का, क्या कहते हैं उसे, बर्न रेट इतना बढ़ा दें कि उनके पास कैश ही न बचे। एकदम सटीक तुलना है। और मराठों ने सीधे मुगलों की रेवेन्यू स्ट्रीम पर भी तो चोट की थी। सूरत लूटना कोई आम डकैती नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं। सूरत मुगलों की अर्थव्यवस्था का दिल था।
उसे पंगु बनाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि सूरत सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेस के लिए एक ऐसे सुरक्षित और भौगोलिक रूप से कटे हुए इलाके की तलाश की जो आज के मुंबई के 7 द्वीप बने। तो मतलब सूरत के व्यापारिक महत्व को कम करके और व्यापार को मुंबई की तरफ धकेलकर मराठों ने एक तरह से आज के आधुनिक भारत की आर्थिक राजधानी की नींव तैयार कर दी थी। ये उनके रणनीतिक फैसलों का ही दूरगामी परिणाम था। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे स्वराज्य ने अपने समय की सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन खैर, इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं चलता ना। नहीं, दुर्भाग्य से। औरंगजेब तो मर गया, उसका साम्राज्य बिखर गया, लेकिन मराठों ने शांति से गद्दी नहीं संभाली। मुगलों के उत्तराधिकारियों ने एक ऐसी शातिर चाल चली जिसने मराठों को 30 साल लंबे गृह युद्ध में झोंक दिया। हाँ, उन्होंने शाहू महाराज को आजाद कर दिया। ये चाल थी, वो एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज बचपन से ही मुगलों की कैद में थे। उन्हें छोड़कर मुगलों ने रातों रात सत्ता का एक भयानक संघर्ष पैदा कर दिया। तो संघर्ष किनके बीच था? एक तरफ शाहू महाराज थे, जो खून के रिश्ते से असली उत्तराधिकारी थे। दूसरी तरफ राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई थीं। तो ताराबाई का तर्क क्या था? ताराबाई का तर्क भी अपनी जगह बेहद मजबूत था। उनका कहना था कि जब शाहू सुरक्षित मुगल कैद में थे, तब उनके ही परिवार और सैनिकों ने सह्याद्री में अपना खून बहाकर स्वराज्य को जिंदा रखा था। पॉइंट तो है। तो फिर वो सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों सौंपे जिसने ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ी ही नहीं? उफ, ये तो लेजिटिमेसी या अधिकार का बहुत ही जटिल टकराव है। मतलब खून का हक बनाम खून पसीने की मेहनत। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो ऊर्जा साम्राज्य को और मजबूत करने में लगनी चाहिए थी, वो 30 सालों तक अपनों से ही लड़ने में बर्बाद हो गई। इस गृह युद्ध ने केंद्रीय सत्ता को पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। हाँ, और इसी बिखराव को समेटने का काम पहले मुख्य पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपनी असाधारण कूटनीति से किया। उन्होंने हथियार इस्तेमाल नहीं किए? नहीं, उन्होंने ताकत का नहीं बल्कि जटिल वित्तीय और प्रशासनिक संधियों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उन शक्तिशाली सरदारों को वापस शाहू महाराज के झंडे तले एकजुट कर दिया। यार, जब इतिहास में कूटनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की इतनी गहरी परतें मौजूद हैं, तो मुझे ये देखकर बहुत निराशा होती है कि आज का सिनेमा इस इतिहास के साथ क्या कर रहा है। आप बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म ले लीजिए। वो एक ऐसे रणनीतिक जीनियस को सिर्फ एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी तक समेट कर रख देती है। इतिहास को इस तरह से पर्दे पर पेश करना असल में उन योद्धाओं के साथ अन्याय है। पेशवा बाजीराव ने 40 से ज्यादा बड़े युद्ध लड़े और कभी नहीं हारे। 40 से ज्यादा? और वो पालखेड़ की लड़ाई का जिक्र भी तो है स्रोत में। हाँ, पालखेड़ की लड़ाई में उनका जो मूवमेंट था, मोबिलिटी, वो एक चमत्कार था। हैदराबाद के निजाम के पास एक विशाल सेना थी जिसमें भारी तोपखाना था। तो बाजीराव ने क्या किया? बाजीराव ने निजाम से सीधे टक्कर नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने अपनी हल्की घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करके निजाम के इलाकों में इतनी तेजी से हमले किए कि निजाम की सेना सिर्फ उनका पीछा करते करते थक गई। मतलब उन्हें घुमाते रहे गोल गोल। बिल्कुल। अंततः बाजीराव ने भूखी और थकी हुई सेना को एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां उनके तोपखाने किसी काम के नहीं थे। बिना किसी बड़े खून खराबे के उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो मैंने सुना है कि इस रणनीति को आज द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के सेनापति तक पढ़ते हैं। हाँ, गति और सप्लाई लाइन काटने की इस रणनीति को आज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी फिल्में इन सब रणनीतियों को दरकिनार करके सिर्फ नाच गाने पे फोकस करती हैं, दिखा देते हैं। बिल्कुल, असली हीरोइज्म सिर्फ जोर से तलवार चलाने में थोड़ी है। एकदम सही। असली हीरोइज्म एक ऐसा विकेंद्रीकृत सिस्टम बनाने में है जो आपके मरने के बाद भी चलता रहे, और अपने दुश्मन के मनोविज्ञान को समझने में और विषम परिस्थितियों में इनोवेशन करके असंभव को संभव बनाने में है। मैं मानती हूँ कि जब हम इतिहास को सिर्फ थोते मनोरंजन तक सीमित कर देते हैं ना, तो हम उसकी उपयोगिता खो देते हैं। हाँ, वो बस एक कहानी बनकर रह जाती है। जो लोग इन घटनाओं को केस स्टडी की तरह पढ़ते हैं, जो इस गृह युद्ध के मैकेनिज्म, आर्थिक चोट और सामरिक इनोवेशन को समझते हैं, वही आज की आधुनिक दुनिया की जटिल चुनौतियों को पार करना सीखते हैं। क्योंकि भले ही आज तकनीक बदल गई हो, इंसान की महत्वाकांक्षा, उसका डर और रणनीति के बुनियादी उसूल तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। बिल्कुल वैसे ही। तो आज की ये पूरी चर्चा ये साबित करती है कि इतिहास कोई धूल भरी उबाऊ किताब नहीं है,
मराठों ने अपनी सबसे बड़ी रुकावटों को, चाहे वो सह्याद्री के ऊंचे पहाड़ हों, भयानक मानसूनी बारिश हो, खजाने की कमी हो या उनकी अपनी ऊंचाई हो, इतने शानदार तरीके से इंजीनियर किया कि वे ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और उसी ताकत ने एक विशाल साम्राज्य को ढहा दिया। सही बात है। और ये ना हमें आज की दुनिया के लिए एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो क्या? मतलब इस हाइपर कनेक्टेड और एआई के युग में हमारा अपना अदृश्य भूगोल या इनविजिबल ज्योग्राफी क्या है? हमारी इंडस्ट्रीज में वे कौन सी नई संरचनात्मक बाधाएं या आज के समय के पहाड़ और मॉनसून हैं जिन्हें बाकी सब एक कमजोरी मानते हैं, लेकिन अगर उन्हें समझ लिया जाए तो उन्हीं की नींव पर भविष्य का एक नया और अजेय साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। सोचिएगा इस पर।